Chapter 1 The Focus on Practical Constitution इन बुक 6 एरिस्टोटल खास तौर पर डेमोक्रेसी और ओलिगार्की के अंदर चलने वाले सिस्टम और उनके इंटरनल मैकेनिज्म्स को डिस्कस करता है। ये दोनों उसके दौर में सबसे ज्यादा कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी हुकूमती निज़ाम थे। एरिस्टोटल ये बात मानता है कि अक्सर स्टेट्स या सिटीज़ आइडियल गवर्नमेंट्स अडॉप्ट नहीं करती, बल्कि अपने सोशल और इकोनॉमिक हालात के मुताबिक अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसीलिए उसका मकसद प्रैक्टिकल गाइडेंस देना है कि इन रेजीम्स को किस तरह ऑर्गेनाइज और प्रिजर्व किया जा सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डेमोक्रेसी और ओलिगार्की का फ़र्क सिर्फ रूलर्स की तादाद से नहीं होता, असल फ़र्क उस प्रिंसिपल में होता है जिसकी बुनियाद पर पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डेमोक्रेसी फ्रीडम और न्यूमेरिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है, यानी ज़्यादा लोगों को हुकूमत में हिस्सा मिलता है, जबकि ओलिगार्की वेल्थ और अनइक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होती है, यानी अमीर लोगों को ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिलती है। हर रेजीम के अपने इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज़ और डेंजर्स होते हैं। एरिस्टोटल का गोल यह है कि दोनों सिस्टम्स की ऐसी बेस्ट पॉसिबल फॉर्म बताई जाए जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सके, स्टेबिलिटी पैदा करे और स्टेट को ज़्यादा देर तक कायम रख सके। चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। चैप्टर 2 में एरिस्टोटल डेमोक्रेसी की 5 किस्में एक्सप्लेन करता है, जो मॉडरेट फॉर्म से लेकर सबसे एक्सट्रीम फॉर्म तक जाती हैं। सबसे मॉडरेट डेमोक्रेसी में लॉज सुप्रीम होते हैं, यानी कानून की हुक्मरानी होती है। मैजिस्ट्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इलेक्शन के जरिए चूज किए जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। इस सिस्टम में गरीब लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। जब डेमोक्रेसी ज्यादा रैडिकल होती जाती है तो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस खत्म कर दी जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज लॉट, कुरानदाजी या रैंडम सिलेक्शन के जरिए दिए जाते हैं और असेंबली बिना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के रूल करती है। सबसे एक्सट्रीम डेमोक्रेसी में हर सिटीजन हर फैसले में हिस्सा लेता है। मैजिस्ट्रेट्स छोटी मुद्दत के लिए सर्व करते हैं और पॉपुलर डिक्रीज यानी आवाम के फैसले रिटन लॉ पर भी हावी हो जाते हैं। एरिस्टोटल इन फॉर्म्स को एहतियात के साथ देखता है, खास तौर पर आखिरी फॉर्म को। उसके मुताबिक जब कानूनी पाबंदी कम हो जाए तो डेमागोगरी, ऐसा लीडरशिप जो सिर्फ जज्बाती स्पीचेस और आवाम को मैनिपुलेट करके पावर हासिल करे, और फैक्शनलिज्म, ग्रुप्स और फैक्शंस की लड़ाई पैदा होती है। लेकिन वो पूरी तरह डेमोक्रेसी का मुखालिफ नहीं है। वो मानता है कि ऐसी डेमोक्रेसीज नेचुरली उन सोसाइटीज़ में पैदा होती हैं जहां गरीब लोग मेजॉरिटी में होते हैं। इसलिए उसकी एनालिसिस का फोकस क्रिटिसिज्म से ज़्यादा इस बात पर है कि एक्सट्रीम डेमोक्रेसीज को भी स्टेबल किस तरह रखा जाए। इसके लिए वो लॉ एनफोर्समेंट, सिविक एजुकेशन और असेंबलीज और मैजिस्ट्रेट्स पर लिमिट्स लगाने जैसी मैकेनिज्म्स की इंपॉर्टेंस बताता है। चैप्टर 3 द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। चैप्टर 3 में एरिस्टोटल एक्सप्लेन करता है कि डेमोक्रेसी का बुनियादी ख्याल इक्वालिटी यानी बराबरी से पैदा होता है, लेकिन वो इस बात पर तनकीद करता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल इक्वालिटी हर चीज में पॉलिटिकल इक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करती। उसके मुताबिक डेमोक्रेसी में लोग ये समझते हैं कि जब सब फ्रीडम में बराबर हैं तो हुकूमत में भी सबको बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इसी सोच की वजह से हर शख्स को ऑफिसेज और असेंबलीज में अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन देने का रुझान पैदा होता है। एरिस्टोटल मानता है कि पार्टिसिपेशन ज्यादा लोगों तक होनी चाहिए, लेकिन हर फंक्शन हर इंसान के लिए ओपन नहीं होना चाहिए, खासतौर पर वो पोजीशंस जिनके लिए स्किल, विजडम या प्रॉपर जजमेंट की जरूरत हो। वो एम्फसाइज करता है कि असल इक्वालिटी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी हर इंसान को उसकी कंट्रीब्यूशन और कैपेबिलिटी के मुताबिक रोल मिलना चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि वो फ्री सिटीजन है। इसलिए डेमोक्रेसीज को एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। ऐसी सूरत में रेजीम इंटरनल कोलैप्स का शिकार हो सकती है। चैप्टर 4 इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेटिक रेजीम। चैप्टर 4 में एरिस्टोटल उन इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन करता है जो आमतौर पर डेमोक्रेटिक रेजीम्स में पाई जाती हैं। इनमें शामिल हैं पॉपुलर असेंबलीज जहां आवाम मिलकर फैसले करती है, कोर्ट्स जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स पर मुश्तमिल होते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए पेमेंट्स, ऑफिसेज की शॉर्ट टर्म्स, ऑफिशियल्स का सिलेक्शन बाय लॉट यानी कुरंदाजी से, और तमाम सिटीजन्स के लिए वाइड एलिजिबिलिटी। ये तमाम इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के बेसिक आइडियल्स यानी पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल वार्निंग देता है कि अगर सारी पावर सिर्फ असेंबली के पास आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और डेमोगॉग्स का डोमिनेशन शुरू हो जाता है। डेमोगॉग्स वो लीडर्स होते हैं जो आवाम के जज्बात को भड़काकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि डेमोक्रेसीज को भी ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि लॉ और ऑर्डर प्रिजर्व रहे। वो रेकमेंड करता है कि मैजिस्ट्रेट्स अकाउंटेबल हों, लॉज सुप्रीम हों और सिटीजन्स को इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट सिखाया जाए। एरिस्टोटल ये भी कहता है कि कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस मॉडरेट लेवल पर यूजफुल हो सकती हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल ऑफिसेज या मिलिट्री लीडरशिप के लिए, जहां तजुर्बा और जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
उसके मुताबिक एक अच्छी और वेल ऑर्डर्ड डेमोक्रेसी वो है जहां लोग हुकूमत में हिस्सा तो लें, लेकिन साथ ही ऐसे सेफगार्ड्स भी हों जो इंपल्सिव डिसीजंस और एजिटेटर्स के अनड्यू इन्फ्लुएंस को रोक सकें। चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी एंड सिविक ट्रेनिंग। चैप्टर 5 में एरिस्टोटल इस बात पर जोर देता है कि डेमोक्रेसी की सर्वाइवल और प्रेजर्वेशन का बहुत ज्यादा दारोमदार एजुकेशन और सिविक ट्रेनिंग पर होता है। उसके मुताबिक सिटीजन्स को ये सिखाया जाना चाहिए कि वो फ्रीडम, लॉफुलनेस और पब्लिक गुड की कदर करें, ना कि सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के पीछे भागें। एरिस्टोटल उन डेमोक्रेसीज पर तनकीद करता है जो अपने सिटीजन्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करती। ऐसी सोसाइटीज में लोग या तो पॉलिटिकल मैटर्स से बेपरवाह, एपैथेटिक हो जाते हैं या फिर हद से ज्यादा अग्रेसिव और जज्बाती हो जाते हैं। वो आर्ग्यू करता है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि इंसान जो चाहे करे, बल्कि असल फ्रीडम यह है कि लोग उन कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें जो उन्होंने खुद मिलकर बनाए हों। एरिस्टोटल के मुताबिक डेमोक्रेसी तभी देर तक कायम रह सकती है जब सिटीजन्स इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करें, मैजिस्ट्रेट्स की अथॉरिटी को माने और इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल तरीके से पार्टिसिपेट करें। इसीलिए वो कहता है कि एजुकेशन पब्लिक, प्रैक्टिकल और रेजीम की वैल्यूज़ के मुताबिक होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में इसका मतलब है कि सिटीजन्स को ये सिखाया जाए डिलिब्रेशन यानी सोच समझकर बहस और फैसला करना, वाइजली वोट देना, पब्लिक ऑफिस में जिम्मेदारी निभाना और अपनी अथॉरिटी की लिमिट्स को समझना। एरिस्टोटल कहता है कि अगर ऐसी डिसिप्लिन और ट्रेनिंग ना हो तो डेमोक्रेटिक लिबर्टी धीरे धीरे केओस में बदल जाती है और स्टेट इंटरनल डिसऑर्डर और एक्सटर्नल थ्रेट्स का शिकार बन सकती है। चैप्टर 6 ओलिगार्की, इट्स फॉर्म्स एंड प्रॉब्लम्स। चैप्टर 6 में एरिस्टोटल ओलिगार्की की तरफ तवज्जो देता है। वो ओलिगार्की को ऐसे निज़ाम के तौर पर डिफाइन करता है जहां हुकूमत चंद अमीर लोगों के हाथ में होती है और गरीब लोग अक्सर पावर से बाहर रखे जाते हैं। डेमोक्रेसी की तरह ओलिगार्की की भी कई किस्में होती हैं जो मॉडरेट से लेकर एक्सट्रीम फॉर्म्स तक जाती हैं। मॉडरेट ओलिगार्कीज में प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस तो होती हैं, लेकिन कुछ हद तक ऑफिसेज दूसरे लोगों के लिए भी ओपन रहते हैं। जबकि एक्सट्रीम ओलिगार्की में सिर्फ एक छोटी सी एलीट तमाम पावर पर कब्जा कर लेती है, लॉज को इग्नोर किया जाता है और सोशल मोबिलिटी यानी नीचे तबके के लोगों के आगे बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एरिस्टोटल ऐसे रेजीम्स पर तनकीद करता है क्योंकि उसके मुताबिक ये फितरी तौर पर अनस्टेबल होते हैं। ये सिस्टम गरीबों में रिजेंटमेंट और नफरत पैदा करता है, जबकि अमीरों के दरमियान भी पावर के लिए कंपटीशन शुरू हो जाता है। वो ऑब्जर्व करता है कि बहुत सी ओलिगार्कीज सिर्फ अवामी रेवोल्यूशंस की वजह से कोलैप्स नहीं होती, बल्कि एलीट के अंदर राइवलरी की वजह से टूट जाती हैं, यानी पावरफुल फैमिलीज या फैक्शंस आपस में डोमिनेंस के लिए लड़ती रहती हैं। इसीलिए एरिस्टोटल के मुताबिक ओलिगार्की की सर्वाइवल मॉडरेशन, लीगल स्टेबिलिटी और मिडिल क्लास को कुछ हद तक शामिल करने पर डिपेंड करती है। अगर वेल्दी क्लास जिम्मेदारी के साथ हुकूमत करे और ऑनर्स और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को कुछ हद तक शेयर करे तो सिस्टम ज्यादा देर तक चल सकता है। लेकिन अगर वो एरोगेंस के साथ रूल करे और दूसरों को पूरी तरह एक्सक्लूड कर दे तो फिर रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाता है। चैप्टर 7 इंस्टीट्यूशंस इन एन ओलिगार्किक रेजीम। चैप्टर 7 में एरिस्टोटल ओलिगार्कीज की खास फीचर्स को एक्सप्लेन करता है। ओलिगार्कीज में आमतौर पर हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस होती हैं, ऑफिसेज इलेक्शन के जरिए फिल किए जाते हैं, मैजिस्ट्रेट्स की टर्म्स लंबी होती हैं, कोर्ट सिर्फ अमीर लोगों तक महदूद होते हैं और पब्लिक डिलिब्रेशन यानी पब्लिक पॉलिटिकल डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग तक रसाई रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये तमाम इंस्टीट्यूशंस रूलिंग क्लास के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। एरिस्टोटल सजेस्ट करता है कि ओलिगार्कीज ज़्यादा स्टेबल तब बन सकती हैं जब ये अपनी सख्त बैरियर्स को कुछ सॉफ्ट करें। मिसाल के तौर पर मिक्स्ड कोर्ट्स बनाए जाएं, टर्म लिमिट्स लड़ाई जाएं या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए वेल्थ थ्रेशोल्ड को कम किया जाए। वो वार्निंग देता है कि अगर गरीब लोगों को लीगल प्रोटेक्शन या पॉलिटिकल वॉइस से पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो रेजिम के खिलाफ हॉस्टाइल हो जाते हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक ओलिगार्कीज भी फैक्शनल इनफाइटिंग का शिकार होती हैं, खासतौर पर जब वेल्थ अनइक्वल तरीके से इनहेरिटेड या एक्वायर की जाए, यानी अमीर तबके के अंदर भी ग्रुप्स और फैमिलीज पावर के लिए आपस में लड़ती रहती हैं। इसीलिए ओलिगार्की की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि क्लियर लॉज हों, उनका रेगुलर इन्फोर्समेंट हो और नॉन वेल्थी सिटीजन्स को भी कुछ हद तक पार्टिसिपेशन दी जाए। अगर उन्हें डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ना भी दिया जाए तब भी कम से कम जुडिशियल प्रोसेसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एरिस्टोटल का कहना है कि पावर को रिस्ट्रेंट और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एरोगेंस के साथ, तभी सिस्टम देर तक कायम रह सकता है। चैप्टर 8 द मिडिल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लास। चैप्टर 8 में एरिस्टोटल दोबारा मिडिल कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। ये ऐसा निज़ाम होता है जो डेमोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स करता है। एरिस्टोटल के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी की होती है। जिन सोसाइटीज़ में मिडिल क्लास ज़्यादा हो और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, वो रिच और पुअर दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट कर सकती है।
उसके मुताबिक मिडिल क्लास के लोग न ज्यादा एनवी और हसद का शिकार होते हैं और ना ही एरोगेंस और तकब्बुर का। इसीलिए वो मॉडरेशन, लॉफुलनेस और कॉम्प्रोमाइज की तरफ ज्यादा मैलान रखते हैं। एरिस्टोटल क्लेम करता है कि बेस्ट प्रैक्टिकल रिजीम वो है जहां मिडिल क्लास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। ऐसे सिस्टम्स में लॉज स्टेबल और रिस्पेक्टेड होते हैं और वो किसी एक क्लास के फायदे के बजाय कॉमन सेंस और कलेक्टिव इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो उन सिटीज़ की तारीफ करता है जिन्होंने मिक्स्ड असेंबलीज बनाई, शेयर्ड काउंसिल्स क्रिएट किए और बैलेंस्ड प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स रखी। इन रिफॉर्म्स की वजह से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम का ऑर्डर भी मेंटेन रहता है। एरिस्टोटल के मुताबिक इस अप्रोच का फायदा यह है कि जस्टिस, फ्रीडम और स्टेबिलिटी एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे सिटीजन्स में परफेक्ट वर्च्यू मौजूद ना भी हो। चैप्टर 9 ट्रांजिशंस बिटवीन रेजीम्स। चैप्टर 9 में एरिस्टोटल ये एनालाइज करता है कि हुकूमती रेजीम्स अक्सर इंटरनल टेंशन्स और चेंजिंग कंडीशंस की वजह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं। उसके मुताबिक डेमोक्रेसी ओलिगार्की में तब बदल सकती है जब अमीर लोग ब्राइबरी या फॉरेन सपोर्ट के जरिए ज्यादा पावर हासिल कर लें। इसी तरह ओलिगार्की डेमोक्रेसी में तब कन्वर्ट हो सकती है जब गरीब लोग रिवोल्ट कर दें या मिलिट्री रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल कर लें। एरिस्टोटल कहता है कि ऐसी तब्दीलियां अक्सर कानून के जरिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पावर शिफ्ट्स की वजह से होती हैं, यानी असल पावर किसके पास है वो रजीम को चेंज कर देती है। इसीलिए वो वाइज लेजिस्लेटर्स को मशवरा देता है कि वो सोसाइटी के हालात को हमेशा मॉनिटर करते रहें। इसमें शामिल हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी अवामी फीलिंग्स और फैक्शंस और ग्रुप्स के अलायंसेस। इन चीज़ों को समझकर डेंजरस पॉलिटिकल शिफ्ट्स का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। एरिस्टोटल के मुताबिक जो रजीम अपने इंस्टीट्यूशंस और लॉज को चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अडैप्ट नहीं करती, वो आखिरकार ओवरथ्रो हो जाती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी का दारोमदार रिजिडिटी पर नहीं बल्कि अडैप्टेबिलिटी पर होता है। अगर स्टेट वक्त के मुताबिक ऑफिसेज में रिफॉर्म्स करे, पार्टिसिपेशन रूल्स को मॉडिफाई करे या ऑनर्स और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करे, तो वो रेवोल्यूशन के बगैर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकती है और चेंजिंग कंडीशंस के बावजूद कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकती है।